हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको यूरोपियों का आगमन, उनके कंपनी का स्थापना कर्म और उसके चलते चलते जितनी भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको सारे कवर करवाए हैं। उसके बाद हमने कर्नाटक वॉर पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, जो कि 3 कर्नाटक वॉर हुए थे और लास्ट जो कर्नाटक वॉर हुआ था वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो उसके बाद जो ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने बंगाल पे अधिकार किस तरह से किया, आज हम उसको ही पढ़ेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि हम इस टॉपिक को 1756 से लेकर के 1765 तक पढ़ने वाले हैं, यानी कि इलाहाबाद की संधि तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्योंकि अगर हिस्ट्री को कर्म से पढ़ें तो ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। कुछ बीच में जो है गैप हो गया था, तो आज से कंटिन्यू मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, तो आप इसको ठीक से समझिएगा। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर के बारे में आप जानिए कि कब कब किसका कार्यकाल था। तो क्लाइव की बात करते हैं। तो क्लाइव जो था वो 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक ये जो है गवर्नर रहा, यानी कि 2 बार ये गवर्नर बन करके आया। ठीक है, 1757 से 1760 और एक बार दोबारा से 1765 में आना पड़ा था इलाहाबाद की संधि करने के लिए। ठीक है, वेंसीटार्ड की बात करें तो 1760 से 1765 ये रहता है। वेलेंस्ट की बात करें तो 1767 से 1769 तक। और कर्टियर की बात करें तो 1769 से 1772 की। मेनली जो है हमें इस टॉपिक में सिर्फ 2 गवर्नर के बारे में देखना है ज़्यादा, क्लाइव और वेंसीटार्ड के बारे में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि क्लाइव 2 बार गवर्नर बना था। अब बात करते हैं बंगाल के अधिग्रहण की। बंगाल पे किस तरह से जो है ब्रिटिश ने अधिकार किया, तो इसको अच्छे से समझिए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, आप इसको 1750 से 1800 तक मान सकते हैं अगर पूर्वार्ध कहीं पर लिखा होगा, यानी कि 1700 से 1750 तक। ठीक है, बात की जाए तो 1756 में जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, उसकी मृत्यु हो जाती है और बंगाल का नवाब कौन बन जाता है, सिराजुद्दौला बन जाता है। अब देखिए कि इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध की घटना जो होती है वो किन स्थितियों में बनती है, प्लासी का युद्ध क्यों होता है, तो इस बात को अच्छे से समझिए कि आपको अगर याद होगा एक फरमान जारी किया था 1717 में। किसने, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने। तो उसने क्या किया था कि बंगाल में जो है बिल्कुल फ्री जो है व्यापार करने की अनुमति दे दी थी अंग्रेजों को, सिर्फ 3000 वार्षिक कर में। तो ये जो था इसको शाही फरमान कहते हैं। तो इससे जो है बंगाल का जो नवाब था उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसके राजस्व में जो है बहुत ही ज़्यादा हानि हुई। तो उसने क्या किया कि इसके चलते उसने जो कोलकाता का फोर्ट विलियम था उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि अंग्रेजों को वहाँ पर से भागना पड़ता है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझते चलिए। ठीक है, तो कोलकाता में जब आक्रमण होता है तो वहाँ पर एक ब्लैक होल नामक एक घटना होती है। आपको इसकी डेट याद रखनी है, 20 जून 1756। ये कहीं बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक होल नामक घटना कब हुई थी, तो इसकी डेट आप याद रखेंगे 20 जून 1756। इसका उल्लेख मिलता है जिसे हॉलवेल ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये होता क्या है कि यहाँ पर एक काल कोठरी की एक घटना होती है जिसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया जाता है और उनमें से सिर्फ 23 ही बच करके बाहर आते हैं। तो इस घटना को ब्लैक होल नामक घटना से प्रस्तुत किया था हॉलवेल ने। ठीक है, उसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने क्या किया, मानेक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना दिया। पर ये मानेक चंद इतना धोखेबाज निकलता है कि वो रिश्वत ले लेता है अंग्रेजों से और फिर से क्या करता है, कोलकाता का जो किला था वो उनको सौंप देता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो अंग्रेज थे उनको क्या करना पड़ता है, सिराजुद्दौला को विवश होकर के एक अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये नवाब सिराजुद्दौला था, इसने जब कलकत्ता का
प्रभारी बनाया मानिक चंद को, तो उसने इसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। इसलिए अलीनगर की संधि पूछा जाए सिराजुद्दौला ने कब की अंग्रेजों के साथ, तो वो है फरवरी 1757 में। तो बहुत ज़्यादा विवश हो गया था कि उसे को करनी ही पड़ी थी। तो अलीनगर की संधि के तहत क्या थे प्रावधान की, अब जो अंग्रेज हैं वो किले की किलाबंदी कर सकते हैं और उनको सिक्के ढालने का अधिकार भी इसमें मिला था। तो ये जो थी अलीनगर की संधि थी। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आगे चल कर के जो नवाब सिराजुद्दौला होता है उसकी सत्ता जो है कमज़ोर पड़ने लग जाती है, और उसी के ही कुछ जो प्रधान अधिकारी थे जैसे मीर जाफ़र, उसकी मौसी घसीटी बेगम, राय दुर्लभ, ये सब जो हैं अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। अंग्रेज़ों के साथ मिलने के बाद जब प्लासी का युद्ध होता है तो इसका तो पहले से ही परिणाम पता होता है कि अंग्रेज़ों ने ही जीतना है, क्योंकि ये सब जो है उसके जो प्रधान सेनापति थे वो पहले ही मिल जाते हैं। तो जो सिराजुद्दौला था उसका जो है प्रधान सेनापति मीर जाफ़र, वो ही बाद में चल करके बंगाल का नवाब बनता है। तो इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहली बात, प्लासी का युद्ध कब हुआ, आपको डेट याद रखनी है, 23 जून 1757। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपको डेट भी याद रखनी है। कहीं जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको सिर्फ जो है ईयर ध्यान होता है 1757। देखिए अब कंपटीशन जैसे अगर सिंगल एग्ज़ाम भी कोई होता है तो आपको डेट भी आएगी ऑप्शन में, आपको सिर्फ ईयर नहीं आने वाला। तो इसलिए आपको डेट भी याद रखनी है, 23 जून 1757। अब इसको ध्यान से पढ़िए। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना, यहाँ पर सेना कर लेना, सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। ठीक है। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफ़र तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी जो था मदान और मोहनलाल, ये मर जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और युद्ध के बाद जो सिराजुद्दौला था वो भागकर मुर्शिदाबाद चले जाता है, और वहीं पर ही मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरन, उसने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी जो है हत्या करवा दी थी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है सिराजुद्दौला मर चुका है। ठीक है, क्योंकि आगे एक नाम और आने वाला है सुजाउद्दौला। बस इसमें ही कहीं एस्पायरेंट्स को तो इतना कन्फ्यूज़न होता है कि सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला कौन था। तो इसके चलते आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिराजुद्दौला का टॉपिक नहीं है, ख़त्म हो चुका है प्लासी के युद्ध के साथ साथ। ठीक है, अब जो आने वाला है वो उसकी हम बात करेंगे, तो वो होगा सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। ठीक, प्लासी के युद्ध के परिणाम एवं महत्व जानते हैं। कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति ये हो गई। ठीक है, युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफ़र, जो कौन था, सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था, उसको अब जो है अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। उसने 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसके परिणाम क्या थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध के परिणाम ये थे। अब बात करते हैं मीर कासिम नवाब क्यों बनता है। ठीक है, अभी मीर जाफ़र बना है, अभी देखिए आप मीर कासिम बनेगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो इसके कारण क्या करा अंग्रेजों ने, उसके पद से हटा दिया और मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी ना। पहले मीर जाफ़र बनता है, फिर उसके बाद मीर कासिम बनता है, फिर एक बार और मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बनेगा। ठीक है, तो मीर जाफ़र 2 बार जो है बंगाल का नवाब बनता है। अभी इस बात को आगे चलकर समझेंगे। एक बात ध्यान रखिए प्रीलिम्स फैक्ट से, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसीटैट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है। तो किसने दी है, वेंसीटैट ने दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्यों दी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए थे, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ हुआ था। तो आगे चलकर पढ़ते हैं इसको। अब देखिए बात करते हैं मीर कासिम और कंपनी की। ठीक है, मीर कासिम ने जो
था, नवाब था बंगाल का, मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर जो हॉलवेल था उसके साथ समझौता किया, जिसमें बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपी गई। ठीक है, तो फिर होता क्या है कि वो षड्यंत्रों से बचने के लिए, अंग्रेजों के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। कहीं बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी, तो वो की थी मीर कासिम ने। कहीं बच्चे तो इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि मीर जाफ़र ने की तो मीर कासिम ने की। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं जैसे मैं समझा रही हूँ तो आपको कभी डाउट ही नहीं होगा। और अगर आपको रटना है तो रटने के लिए तो मैं ये बता दूँ, दोनों में माँ लगा हुआ है और मीर कासिम में भी लास्ट में और शुरू में 2 बार माँ आता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। क्यों करा था? अंग्रेजों के षड्यंत्रों से बचने के लिए। ठीक है, तो इससे आगे चलकर क्या होता है कि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि क्या वो ऐसा प्लान करता है कि सारे जो कर थे वो समाप्त कर देता है, तो इससे जो है उनको बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार में हानि होती है। तो इससे वो आगे चल कर के क्या करते हैं, एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि मीर जाफ़र जो है वो दोबारा से बंगाल का नवाब बनता है, तो वही ये बात हुई कि इसके बाद जो है मीर कासिम के खिलाफ तो उन्होंने क्या करा कि युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर के युद्ध की स्थिति बन गई। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो, ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान, नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों की सेना का? हेक्टर मुनरो ने। और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किया था गुरगिन खान द्वारा। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखेंगे। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला यानी कि जो अवध का नवाब था, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, ठीक है, उसके नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना जो है हार जाती है। ठीक है, युद्ध के पश्चात देखिए क्या होता है, शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों की शरण में चले जाता है। नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध किया पर उसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर लिया और जो मीर कासिम होता है वो दिल्ली की ओर भाग जाता है और 1777 में उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ बक्सर के युद्ध के बाद? तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ कि शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों की शरण में चले जाता है, नवाब सिराजुद्दौला आत्मसमर्पण कर लेता है और मीर कासिम जो है वो दिल्ली भाग जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व जानते हैं कि इससे क्या परिणाम निकल करके आया और इसकी क्या महत्वता है। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी जो है सफलता थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे, क्योंकि अगर प्लासी के युद्ध की बात आए तो प्लासी के युद्ध में पहले ही छल कपट हो गया था। जो सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था, ठीक है, मीर जाफ़र और रायदुल्लब और उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, ये सारे के सारे जो है अंग्रेजों से मिल जाते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है बक्सर के युद्ध में, ये बिना किसी छल कपट के क्या है जो कि विजयी होते हैं अंग्रेज। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना होती है और कंपनी ने एक जो है अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं इस बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस युद्ध के बाद 2 संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, एक संधि मतलब आप इलाहाबाद की संधि से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पर ये जो है 2 चरण में संपन्न हुई थी, 2 डेट में ये संपन्न हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त को और एक हुई थी 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, वो जो संधि हुई थी वो सम्राट जो है या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई थी।
अब एक बात और ध्यान रखें कि इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और इस संधि के तहत क्या क्या प्रावधान थे वो देखिए। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। पहला प्रावधान ये था। कंपनी ने अवध के नवाब से, जो शुजाउद्दौला था, कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। तो ये दो प्रावधान जो थे वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुए इलाहाबाद की संधि में, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई। अब बात करते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई। और ये संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। और इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, अब देखिए। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको मिल गया, वो शाह आलम द्वितीय को मिल गया। तो इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का सारा क्षेत्र जो है वो नवाब को वापस कर दिया जाता है। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख दिए जाने की बात जो है वो स्वीकार होती है। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाती है। ठीक है, और कंपनी को अवध में कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री जो है व्यापार करने की छूट प्रदान करी जाती है। तो ये तो था जो है आज का टॉपिक, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसके बाद जो है हम मैसूर के जो वॉर हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए और इसके एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।